पढ़ेंगे गुलाम वंश के पतन के कारण। तो दिल्ली के आदि तुर्क सुल्तानों द्वारा जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने की थी तथा जिसे बलबन ने स्थायित्व और सुदृढ़ीकरण प्रदान किया था, वो 100 वर्षों के अंदर ही समाप्त हो गया। बलबन के बाद उसके वंश में ऐसा कोई भी योग्य शासक नहीं हुआ जो सल्तनत को संभाल सके। अतः खिलजियों ने रक्त रंजित क्रांति का सहारा लेकर तुर्की सत्ता को समाप्त कर दिया और खिलजी साम्राज्यवाद की नींव डाली। तुर्कों की सत्ता के पतन के लिए अनेक कारण उत्तरदायी। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं गुलाम वंश के पतन के अनेक कारण जिम्मेदार हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अयोग्य उत्तराधिकारी। कोई भी वंश या कोई भी सत्ता तभी पतन की ओर अग्रसर होती है जब उसके उत्तराधिकारी निर्बल होते हैं। हमने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन के अतिरिक्त अन्य सभी शासक दुर्बल और अयोग्य थे। या तो उनमें चारित्रिक दुर्बलताएं थी या परिस्थितियों ने उन्हें दुर्बल बना दिया था। सबसे पहले हम देखते हैं फिरोज शाह के समय सारी सत्ता किसके हाथ में थी? शाह तुर्कान के हाथों में चली गई थी। फिरोज शाह अधिकांश समय भोग विलास में व्यतीत रहता था। रजिया के शासनकाल में यद्यपि रजिया योग्य सुल्ताना थी, लेकिन उलेमा वर्ग और तुर्क अमीरों ने विद्रोह कर वातावरण तैयार कर दिया कि वो तुरंत पतन की ओर अग्रसर हो जाए। बहराम शाह को देखते हैं हम। बहराम शाह को अपने अल्प शासन काल में सदैव ही तुर्की सरदारों के षड्यंत्र का सामना करना पड़ा। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में बलबन वास्तविक शासक बन गया। सुल्तान महमूद बलबन की इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकता था। बलबन ही वास्तविक सुल्तान बनकर शासन संचालित कर रहा था। उसके हाथों में इतनी शक्ति केंद्रित हो गई थी कि सुल्तान महमूद की मृत्यु के पश्चात बलबन निर्विरोध सुल्तान बन गया। केकुबाद का सारा ध्यान भोग विलास सुरा सुंदरी में व्यतीत होता था। वह सदैव चाटुकारों से घिरा रहता था। उसके समय में बलबन द्वारा स्थापित राजशासन राज दरबार की गरिमा गर्त में चली गई थी। ऐसे अयोग्य सुल्तानों के हाथों में कोई भी सत्ता सुरक्षित नहीं रह सकती थी। दूसरा कारण बच्चों हम देखेंगे मंगोल आक्रमण। मंगोल आक्रमण तुर्की शासकों के समय अनेकों बार हुए और इन मंगोल आक्रमणों के कारण ही दिल्ली के सुल्तानों का समय और शक्ति इन आक्रमणकारियों से तुर्की राज्य की सुरक्षा करने में बहुत अधिक लगने लगी। लगभग सभी तुर्क सुल्तानों को मंगोलों की समस्याओं से जूझना पड़ा। सबसे पहले हमने देखा इल्तुतमिश के समय मंगोल आक्रमण हुआ था। इल्तुतमिश ने अपनी दूरदर्शिता और कूटनीतिज्ञता के माध्यम से दिल्ली सल्तनत को मंगोलों से सुरक्षित यद्यपि कर लिया था, लेकिन हमेशा सुरक्षा की चिंता सताती रहती थी। इन लोगों ने लाहौर और सीमांत प्रदेश में सुरक्षा की व्यवस्था की तथा राजनीतिक सूझबूझ द्वारा मंगोलों को भारत से दूर रखने का प्रयास किया, लेकिन पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश पर मंगोलों के आक्रमण को रोकने में विफल रहे। मंगोलों आक्रमणों ने सल्तनत की शक्ति व प्रतिष्ठा को कड़ा प्रहार किया। मंगोल आक्रमणों के अन्य घातक परिणाम भी निकले। मंगोलों ने दिल्ली के सुल्तानों को लाहौर से आगे बढ़ने का मौका ही नहीं प्रदान किया।
मंगोलों के भय से सुल्तानों का ज्यादातर समय दिल्ली में ही रहना पड़ता था। वे राजधानी छोड़कर जल्दी बाहर नहीं निकल सकते थे। परिणाम स्वरूप प्रांतीय अधिकारी, विशेषकर लाहौर के प्रांतपति, मौका पाते ही विद्रोह पर उतारू हो जाते थे। केंद्रीय सत्ता के कमजोर पड़ने पर इन प्रांतपतियों के विद्रोह अधिक सशक्त हो गए, जिससे अनंतर सुल्तान के समक्ष अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई और परिणाम स्वरूप सल्तनत के पतन में योगदान दिया। फिर हम देखते हैं तुर्की शासन का स्वरूप। अब हम देखेंगे तुर्की शासन का सैनिक स्वरूप। तुर्की सुल्तानों ने भारत में एक प्रकार के स्वेच्छाचारी सैनिक शासन की स्थापना की। इसमें सारी शक्ति सुल्तान और उसके सैनिक अधिकारियों के हाथों में केंद्रित रहती थी। इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था सुल्तान के व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर करती थी। जब तक सुल्तान शक्तिशाली होता था, वो प्रशासन पर नियंत्रण रखता था, लेकिन कमजोर शासक के गद्दी पर आते ही अमीर और सैनिक पदाधिकारी शासन पर अधिकार कर लेते थे। यही बात इल्तुतमिश और बलबन की मृत्यु के बाद हुई। तुर्क अमीर और सैनिक पदाधिकारी सदैव षड्यंत्रों में लगे रहते थे। प्रशासन पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप सल्तनत की आधारशिला ही कमजोर पड़ गई। प्रशासन का स्वरूप स्वेच्छाचारी बना रहा। इसे उदार और लोक कल्याणकारी बनाने का प्रयास नहीं किया गया। इससे दिल्ली के सुल्तानों की जनता का समर्थन और सहयोग भी नहीं मिल पाया। अब हम देखेंगे उत्तराधिकार नियम का अभाव। तुर्क सुल्तानों ने यद्यपि भारत में एक राज्य की स्थापना की, परंतु वे उत्तराधिकार के निश्चित नियम निर्धारित नहीं कर सके। भारतीय शासकों के मध्य सामान्यतः ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी मनोनीत किया जाता था। राज्य का उत्तराधिकारी सामान्यतः राजा के जीवन काल में ही निश्चित हो जाता था, परंतु तुर्क शासकों में ऐसी परंपरा नहीं थी। परिणाम स्वरूप सुल्तान की मृत्यु के साथ ही गद्दी के लिए संघर्ष आरंभ हो जाता था। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप न केवल सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा नष्ट हुई, बल्कि प्रशासन पर भी इसका प्रभाव पड़ता था। इसने तुर्की अमीरों को आवश्यकता से अधिक शक्तिशाली एवं सुल्तान को मात्र कठपुतली बना दिया। मृत सुल्तान के उत्तराधिकारियों का निर्णय या तो तलवार के बल पर होता था अथवा अमीरों की मर्जी से। अनेकों बार अमीरों ने सुल्तान द्वारा मनोनीत उत्तराधिकारी को मान्यता प्रदान करने से इनकार कर दिया और स्वयं इस बात का निर्णय लिया कि सुल्तान कौन बनेगा। परिणाम स्वरूप संघर्ष अवश्यंभावी होता था। उदाहरणार्थ, तुर्की अमीरों की सहायता से और आराम शाह को मारकर इल्तुतमिश सुल्तान बना। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु के बाद रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाए जाने की इच्छा प्रकट की थी, परंतु इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात तुर्क अमीरों ने फिरोज शाह को सुल्तान बनाया। फिरोज शाह की हत्या करवाकर रजिया सुल्तान बनी। इस प्रकार बहराम शाह, मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद भी शासक बने। बलबन की बाद की स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ। केकूबाद क्यूमर्स की हत्या करवाकर फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश का ही समाप्त कर दिया। इस प्रकार उत्तराधिकार के निश्चित नियम के अभाव में तुर्की सुल्तानों की शक्ति को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर हम देखेंगे शक्तिशाली अमीरों का होना।
आरंभ से ही भारत में तुर्की सुल्तानों की शक्ति का आधार तुर्की अमीर या विश्वास पात्र गुलाम थे। इन्हीं लोगों के सहयोग से राज्य की स्थापना और विस्तार हुआ था। इनमें से अनेक सुल्तानों की गद्दी पर आसीन भी हुए। भारत में गोरी के राज्य विस्तार में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गोरी के समय में ऐबक ने मध्य उत्तरी भारत तथा बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जब तुर्की राज्य की स्थापना की गई तो उसके प्रमुख प्रतिद्वंदी थे ताजुद्दीन यल्दोज और कुबाचा। इन दोनों के द्वारा उसे सुल्तान पद पर स्वीकार नहीं किया गया। इसी प्रकार हम देखते हैं इल्तुतमिश को आंतरिक परिस्थितियों और मुइज्जी और कुतुबी तुर्क अमीरों के विरोध को ध्यान में रखते हुए चालीसा गुट का निर्माण करना पड़ा। राज्य के सारे महत्वपूर्ण पद इन्हें ही दिए जाते थे। इल्तुतमिश की इक्तादारी प्रथा के चलते भी सैनिक पदाधिकारियों का एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जो सुल्तान का समर्थक था। दुर्भाग्यवश इल्तुतमिश के पश्चात ये चालीसा दल वास्तविक संचालक बन गया। वो जिसे चाहे सुल्तान बना सकता था और जिसे चाहे उसे गद्दी से हटा सकता था। ऐसी स्थिति में सुल्तान नाम मात्र का शासक था। बलबन ने चालीसा की शक्ति को नष्ट कर दिया, लेकिन उसने अपने समर्थकों का एक शक्तिशाली और प्रभावशाली दल बना लिया। वस्तुतः तुर्की सल्तनत के आरंभ से लेकर अंत तक तुर्क अमीर सुल्तान और प्रशासन पर अपना प्रभाव बनाए रखे। उनकी महत्वाकांक्षाओं और आपसी स्वार्थों की टकराहट ने दरबारी षड्यंत्रों को जन्म दिया, जिससे अनेक निस्सहाय तुर्क सुल्तानों को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई कि कोई भी सुल्तान तुर्की अमीरों के समर्थन और सहयोग के अभाव में शासन कर ही नहीं सकता था। सबसे दुखद बात तो ये थी कि तुर्की अमीर अपने स्वार्थों की रक्षा करते थे, न कि सुल्तान और राज्य की। ये स्थिति तुर्की राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई। फिर हम देखते हैं राजकोष का रिक्त होना। विभिन्न प्रकार के विद्रोह, प्रभावशाली तुर्क अमीरों के षड्यंत्रों, मंगोलों के आक्रमण, प्रांत प्रतियों द्वारा समय पर राजस्व न दिए जाने के कारण शनै शनै राजकोष रिक्त होता गया और इस राजकोष की भरपाई का प्रयास नहीं किया गया, जो कि गुलाम वंश के पतन का एक कारण माना जाता है। अब बच्चों हम देखेंगे दिल्ली सुल्तानों की नीति में परिवर्तन। हम पढ़ रहे थे गुलाम वंश के पतन के कारण, उसके आपने विभिन्न कारण देखे। अब अगला जो कारण है दिल्ली सुल्तानों की नीति में परिवर्तन। तो हम देखते हैं कि तुर्की सुल्तानों ने धार्मिक विभेद की नीति अपनाकर बहुसंख्यक जनता का समर्थन खो दिया। बलबन के अतिरिक्त अन्य किसी भी सुल्तान ने प्रशासनिक संगठन पर पूरा ध्यान नहीं दिया। फलस्वरूप शासन स्वेच्छाचारी और सैनिक स्वरूप का बन गया। प्रशासन में योग्य व्यक्तियों के स्थान पर सैनिक शक्ति से संपन्न अमीरों और सरदारों का प्रश्रय दिया गया। इसी प्रकार बलबन ने सिर्फ कुलीन वंशीय तुर्कों को ही राज्य के महत्वपूर्ण पद सौंपे। फलतः राज्य को योग्य और निष्ठावान प्रशासकों की कमी थी, जो प्रशासन को उदार और लोक कल्याणकारी बना पाते। जो तुर्क अमीर प्रशासक थे
उनका अधिकांश समय राजनीतिक दांव-पेच में ही व्यतीत होता था। इससे प्रशासन दुर्बल हुआ, राजनीतिक षड्यंत्र बढ़ने लगे। सल्तनत के पतन का ये एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। फिर हम अंतिम कारण पर आते हैं, दिल्ली सुल्तानों की विदेशी उत्पत्ति। तो हम बच्चों देखते हैं कि जो दिल्ली के जितने भी महत्वपूर्ण सुल्तान गद्दी पर बैठे, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इल्तुतमिश, बलबन, बलबन के बाद फिर हम देखेंगे केकूबाद, क्यूमर्स, ये सब जो शासक थे, इन शासकों की उत्पत्ति विदेशी से मानी जाती है। तो हम देखते हैं कि तुर्कों को जब भी विदेशी, मतलब जो तुर्क भारत में आए, तो अब भी उनको क्या माना जाता था, विदेशी और आक्रमणकारी माना जाता था। हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को परास्त करके मोहम्मद गोरी ने तराइन के युद्ध में, द्वितीय युद्ध में उसे परास्त किया था 1192 में, और एक नवीन वंश स्थापित किया था, मुस्लिम वंश। तो चूंकि बाहर से आने वाले आक्रमणकारियों द्वारा यहाँ पर शासित राजपूत शासक को परास्त करके ये सत्ता हथियाई गई थी, इसलिए भारतीयों का ये मत था कि जो दिल्ली के सुल्तान है वो विदेशी हैं, वे आक्रमणकारी हैं। इसलिए राजपूत शासक तुर्कों की सत्ता समाप्त करने का प्रयास सदैव किया करते थे। सुल्तानों की धार्मिक विभेद की नीति के कारण भी सामान्यतः भारतीय जनता की सहानुभूति या समर्थन तुर्की सुल्तानों को प्राप्त नहीं हो सका। तुर्की शासकों ने मध्य एशियाई तौर तरीकों को अपनाकर भारतीयों के दिलों में ये भावना अधिक बैठा दी कि वे विदेशियों द्वारा शासित होते हैं। परिणाम स्वरूप सुल्तानों को जन समर्थन तो नहीं मिला, बल्कि उन्हें आंतरिक अशांति पर नियंत्रण स्थापित करने में भी अपना अधिकांश समय देना पड़ा। इससे सल्तनत की शक्ति कमजोर हो गई। तो बच्चों, हमने इस प्रकार देखा कि गुलाम वंश के पतन में उनके अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी जिम्मेदार रहे। षड्यंत्रकारी तुर्क अमीरों और उलेमाओं द्वारा सल्तनत की नींव को कमजोर बनाया गया। इस कमजोर नींव में और कमजोर पत्थर लगाए गए राजपूत राज्यों के विरोध ने इस साम्राज्य को लड़खड़ाने का अवसर दिया मंगोल आक्रमणकारियों ने, और इस साम्राज्य को नेस्ताभूत किया दिल्ली के सुल्तानों की विदेशी उत्पत्ति। तो हमने विभिन्न कारण देखे, और जिस साम्राज्य को कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था और जिसे स्थायित्व बलबन के द्वारा प्रदान किया गया था, वो साम्राज्य उसके उत्तराधिकारी केकूबाद और क्यूमर्स के द्वारा समाप्त कर दिया गया। उनके शासनकाल में खिलजी क्रांति हुई और जलालुद्दीन खिलजी ने एक नवीन वंश को स्थापित किया जो खिलजी वंश के नाम से सत्तारूढ़ हुआ। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे खिलजी साम्राज्य, और खिलजी साम्राज्य में हम पढ़ेंगे जलालुद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी के बाद किस तरह से शासन स्थापित किया गया, वो विस्तार से अब हम अगली क्लास में देखेंगे।